और क्वेश्चन नंबर 1, a transformer has 500 turns in the primary, तो number of turns in primary 500, number of turns in secondary 1000, primary voltage is 200 and the load connected across secondary is 100। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है प्राइमरी का करंट बताओ, आईपी तुम्हें निकालना है। सबसे पहले इस फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। ईएमएफ यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सेकेंडरी का टर्न्स पता है, प्राइमरी का टर्न्स पता है, प्राइमरी का वोल्टेज पता है, यहाँ से हमें ईएस मिल जाएगा। तो वी विल नो कि वोल्टेज अक्रॉस ईएस कितना है। अब इसमें करंट निकालने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, आई पी बाई आई एस इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी। यहाँ पे एन एस पता है, एन पी पता है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी प्राइमरी दोनों पता है। प्राइमरी का करंट हमें निकालना है, बट प्राइमरी का सेकेंडरी का करंट भी हमें नहीं पता। तो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी टू फाइंड द करंट ऑफ सेकेंडरी। यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, द रेजिस्टेंस हियर इज 100 ओम। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, वी हैव टू फाइंड करंट, वी विल यूज ओम्स लॉ, ई एस इक्वल्स टू आई एस इंटू 100 ओम। यहाँ से हमें मिल गया आई एस इज नथिंग बट ई एस बाई 100। ई एस का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो ई एस बाई 100 से हमें आई एस मिल गया। आई एस यहाँ पे डाल दोगे तो एन एस एन पी आई एस सब पता है तुम्हें, इजीली यू कैन फाइंड आई पी। क्लियर है? तो जस्ट फॉर योर हेल्प तो यहाँ पे आएगा ई एस इक्वल्स टू नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी इज 1000 डिवाइडेड बाय 500 इनटू ईपी का वैल्यू है 200, तो इधर यू विल 200, सो ई एस आ गया 000052, 400 आ गया तुम्हारा ई एस। और आई एस होगा, आई एस हमने अभी अभी चेक किया है, आई एस कैसे निकालेंगे, ई एस बाई आर। तो ई एस इज 400, योर रेजिस्टेंस इज 100, सो आई एस इज 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यहाँ पे डाल देंगे, 4 एम्पियर, ये 1000 है, ये 500 है, यहाँ से हमें आईपी निकालना है, काम खत्म। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आरएमएस करंट में फ्रीक्वेंसी गिवन है, आरएमएस का वैल्यू भी गिवन है, आई आर एम एस इज गिवन, द वैल्यू ऑफ द करंट है टी इक्वल्स टू 1/300, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट का वैल्यू पूछा है। पर्टिकुलर टाइम में करंट का वैल्यू यानी इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट इज द पीक करंट। पीक करंट कैसे निकालेंगे, आई आर एम एस से पीक करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। सो फिर आई नॉट इक्वल्स टू रूट टू इंटू आई आर एम एस, तो आई नॉट की जगह लिख सकते हैं रूट टू इंटू आई आर एम एस साइन ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 50 इंटू व्हाट इज द टाइम, 1/300। अब यहाँ पे 0 0 1/6, 2 से काटोगे तो 3, सो यू आर लेफ्ट विथ रूट टू इंटू आई आर एम एस है 5 इंटू साइन पाई बाई 3। यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 इज साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ पे हो गया √2 इंटू 5 इंटू √3/2। अब ये √2 और 2 कटेगा तो यहाँ पे रहेगा √2, सो यू आर लेफ्ट विथ 5 इंटू √3/2, तो √3/2 यानी आंसर इज बी। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सब तुम्हें खुद से करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में से क्या पास नहीं होता, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में से इट लिमिट्स एसी करंट। ये सब एमसीक्यूज यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ करंट है आई इक्वल्स टू दिस। तुम्हें पूछा गया है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। आइए मैं आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कहता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, यहाँ तक है ओमेगा टी प्लस 5। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आई नॉट का वैल्यू इज 3/√2, सो आई नॉट इज 3/√2। तो मुझे तो आई नॉट का वैल्यू मिल गया, आई नॉट मिल गया, तो यहाँ से आई आर एम एस निकालना इज वेरी इजी। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2, सो यू कैन फाइंड आई आर एम एस फ्रॉम हियर। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा का वैल्यू ले लेंगे। ओमेगा कितना है, 100 पाई। ओमेगा अगर 100 पाई है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा यानी 2 पाई एफ इक्वल्स टू 100 पाई, पाई पाई कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 50, सो योर फ्रीक्वेंसी विल बी 50।
सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो ऑब्वियसली दिस इज योर ई नॉट, सो हम ई नॉट से ई आर एम एस निकाल लेंगे इजीली, सेम फॉर्मूला, ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ई इक्वल्स टू 300 साइन 100 ओमेगा टी प्लस 5 is applied to a circuit, the current I through the circuit is I equals to I naught sin omega t, then find the phase difference between the EMF and current। तो मैं EMF और करंट के बीच में फेज का डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस निकालना है। EMF का एंगल कितना है, EMF का एंगल हमें क्लियरली दिख रहा है पाई बाई 6, करंट का एंगल कितना है माइनस पाई बाई 6, दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई इक्वल्स टू फाई EMF माइनस फाई ऑफ करंट, फाई ऑफ EMF कितना है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 माइनस करंट का फाई, करंट का फाई कितना है माइनस पाई बाई 6, सो योर माइनस माइनस विल बी प्लस, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 यानी अल्टीमेट आंसर इज पाई बाई 3। तो ये याद रखना, तो फॉर्मूला इज फाई ऑफ ईएमएफ माइनस फाई ऑफ करंट इक्वल्स टू तुम्हारा चेंज इन फाई या फिर डिफरेंस इन फाई। तो करंट वोल्टेज और करंट के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है, पाई बाई 3 का डिफरेंस है। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, अगर किसी भी कॉइल के अंदर आयरन इंट्रोड्यूस करोगे, लोहे का पीस, तो लोहे का पीस इंक्रीजेस द इंडक्टेंस, इसका इंडक्टिव कैपेसिटी यानी ओपोजिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। एल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सएल विल इंक्रीज, बिकॉज एक्सएल का फॉर्मूला इज ओमेगा एल, एक्सएल और एल डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा ऑब्वियसली, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट कम जा पाएगा, करंट घट गया, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी घट जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। सो आयरन अगर बीच में डाल दोगे तो L बढ़ेगा यानी ऑपोजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, ऑपोजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस घट जाएगा। दिस क्वेश्चंस तुम्हें खुद से ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द फिगर शोज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर मतलब XC विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। तो यहाँ पे एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे है कैपेसिटर का रिएक्टेंस। इस ग्राफ में से कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे जिसका वैल्यू हमें अच्छा लगता है। तो दिस पॉइंट इज गुड बिकॉज इसमें स्ट्रेट लाइन में मुझे यहाँ पे 100 और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में 6 मिल रहा है। बाकी किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इधर भी सेम इशू, स्ट्रेट लाइन में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो द बेस्ट पॉइंट टू चूज इज दिस वन, हमने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया। इस पॉइंट में फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी इज 100, इस पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना है 6। अगर फ्रीक्वेंसी 100 है, रेजिस्टेंस 6 है, तो हमें पता है कि XC का फॉर्मूला क्या है, XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C, ये फॉर्मूला है। ओमेगा इज 2 पाई एफ, साथ में C, यहाँ से C इधर चला गया, XC नीचे आ गया, तो C इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ इंटू XC। अब हमारे पास XC का वैल्यू नोन है, मैं यहाँ पे XC डाल सकता हूँ, मेरे पास F का वैल्यू नोन है, मैं यहाँ पे F डाल सकता हूँ, तो आई विल फाइंड द कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी भी नोन है और XC भी नोन है। नेक्स्ट कह रहा है इन आइडियल इंडक्टर हैज द सेम रिएक्टेंस एज 100 हर्ट्ज, सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज एज द कैपेसिटर हैज एट द सेम फ्रीक्वेंसी। एक इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस इक्वल है कैपेसिटर के एट द सेम फ्रीक्वेंसी। जरा चेक करते हैं, 100 फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना था, 100 फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर का रिएक्टेंस था 6, तो इस इंडक्टर का भी रिएक्टेंस कितना होगा 6 ही होगा, इट हैज़ द सेम रिएक्टेंस। तो हमें पता चल चुका है कि इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना है 6, फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्ज, बिकॉज 100 हर्ट्ज का स्टोरी है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी L निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो वी नो XL इक्वल्स टू ओमेगा L, यहाँ से L इक्वल्स टू XL बाई ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई एफ। अब XL का वैल्यू कितना है 6, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, यहाँ से L इजीली आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। क्लियरली देख रहे हैं हम लोग कि XL इक्वल्स टू ओमेगा L, तो अगर XL ओमेगा L है तो हम ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई FL। सो XL एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली कनेक्टेड, तो अगर XL और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी तुम्हें ईएमएफ और करंट चेंज के बीच में रिएक्शन चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डी आई बाई डी टी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, यानी डी आई बाई डी टी के साथ ई का डायरेक्ट रिलेशन है, तो द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, आइडियल इंडक्टर, एक आइडियल इंडक्टर का इंडक्टेंस गिवन है, इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज एसी। क्वेश्चन में कभी भी वोल्टेज गिवन हो एंड इट इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि वो इंस्टेंटेनियस है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम का है, अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो हम इस वैल्यू को आरएमएस मानेंगे। ठीक है, तो अनलेस मेंशन इंस्टेंटेनियस ऑल वोल्टेजेस एंड करंट मेंशन इन द क्वेश्चन आर आरएमएस वैल्यू, बी वेरी क्लियर। तो हमें वी आर एम एस गिवन है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, एल गिवन है 5/h पाई। कैलकुलेट द आर एम एस एंड पीक वैल्यू। आर एम एस वैल्यू से हम पीक वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हमें आर एम एस पता है तो हम पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी नॉट। अगर हमें करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इंटू एल। एल को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा के लिए 2 पाई एफ भी गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन में दो स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम एक्सएल निकालेंगे, एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, एल का वैल्यू यहाँ से बिठा देंगे, वी विल गेट एक्सएल। एक्सएल से हम आई आर एम एस निकाल सकते हैं, आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाई एक्सएल। उसके बाद हमें ओम्स लो, उसके बाद हमें नॉट यानी पीक वैल्यू निकालना है करंट का। पीक वैल्यू क्या होगा? आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सएल। अब वी नॉट कैसे निकालेंगे? वी नॉट कैन बी फाउंड फ्रॉम वी आर एम एस। वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई √2। तो यहाँ से हमें वी नॉट मिल जाएगा, वी नॉट यहाँ पे डाल दोगे तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सएल। तो यू कैन इजीली डू दिस सम, इसको ट्राई करना सब। तो स्टेप 1 एक्सएल निकालना है, स्टेप 2 आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस बाई एक्सएल, स्टेप 3 हमें वी नॉट निकालना होगा जो कि होगा √2 इंटू वी आर एम एस, स्टेप 4 आई नॉट निकालना होगा जो कि होगा वी नॉट बाई एक्सएल। बस ये 4 स्टेप में पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट थ्रू द इंडक्टर एंड द अप्लाइड वोल्टेज। इंडक्टर में करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? किसी ने अगर एसी चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसे याद होगा, द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/2। हाउ विल इट चेंज इफ यू स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस इंडक्टर। अगर एक इंडक्टर में अगर इस सर्किट में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये चेंज क्या होगा? दिस इज योर होमवर्क, ये लास्ट वाला पार्ट तुम्हें खुद निकालना है। ठीक है, सर्च द इंटरनेट एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर लास्ट वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस गिवन है 1/π 50 ओम का रेजिस्टेंस है एडेड टू ए 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है 200 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है, इंस्टेंटेनियस मेंशन नहीं है, तो इट इज द ईआरएमएस वैल्यू। ईआरएमएस से ई नॉट निकाल सकते हैं, √2 इंटू ईआरएमएस। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल निकालना है, इम्पीडेंस यानी जेड निकालना है, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। तो तुम्हें वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस भी निकालना है। तो अब एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज tan phi। tan phi नोट्स में देख लेना, tan phi का फॉर्मूला नोट्स में गिवन है, tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई R। ऑब्वियसली क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपेसिटेंस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो कैपेसिटेंस वाले टर्म को हम जीरो मान के चलेंगे, तो tan phi विल बी XL बाई R। XL निकल जाएगा बिकॉज XL इक्वल्स टू ओमेगा L। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 50 ओम, so we can easily find tan phi। tan phi is the phase difference। impedance, impedance का z का फॉर्मूला है z इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल थिंग स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे XC का कोई मेंशन नहीं है तो हम XC 0 मान के चलेंगे, तो यहाँ पे XC हो जाएगा 0, तो z इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस XL होल थिंग स्क्वायर। R का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, XL इज ओमेगा L, वो हम यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई f
और L तो L. Frequency is already mentioned in the question is 60 hertz. तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, बस यहाँ तक है क्वेश्चन. Question number 17. A 40 watt 110 watt 10 volt bulb is to be used with a 200 volt 50 hertz AC. Calculate the inductance required for this purpose. Inductance यानी हमें क्वेश्चन का L निकालना है, कैपिटल. ठीक है, इंडक्टेंस इज कैपिटल L. सो क्वेश्चन में गिवन है पावर इज 40 वाट, वोल्टेज इज 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. तो IRMS क्या होगा? IRMS इज पावर बाय वोल्टेज. IRMS इज पावर बाय वोल्टेज. तो पावर गिवन है 40 वाट्स, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओरिजिनल वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट्स. कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल निकालना है. तो बाय क्वेश्चन कितने वोल्टेज में इसको यूज़ करना है? 220. तो VRMS कितना है? 220. फ्रीक्वेंसी कितना है? 50. अब तुम्हें निकालना है नेट से 220. VRMS हम कैसे हैं? VRMS 220 है, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है 110 वोल्ट. हमें इंडक्टर के वोल्टेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि VRMS क्या होगा? V इंडक्टर का स्क्वायर प्लस V रेजिस्टेंस का स्क्वायर. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इंडक्टर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज में देयर इज अ गैप ऑफ 90 डिग्री. याद करो LCR का ग्राफ, VL और VR के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 90 डिग्री. तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा VRMS, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा √A² प्लस B² प्लस 2AC AB cos थीटा. यहाँ पे 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाता है, तो इसलिए पीछे वाला टर्म आएगा ही नहीं. तो √VL² प्लस VR². यहाँ से मेरा टारगेट है VL निकालना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. तो यहाँ से हम सॉल्व करके वी विल फाइंड VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. एक बार हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम IRMS निकालेंगे. IRMS क्या है? पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज. पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट. तो IRMS इज पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज. व्हाट इज द रेजिस्टेंस का वोल्टेज? 110. तो VL इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ. VL इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो VL इक्वल्स टू IRMS, XL मतलब 2πfL. यहाँ से हम L निकाल लेंगे 2πf को इधर भेज के. ये दैट इज द क्वेश्चन. फिर से मैं समझा रहा हूँ. क्वेश्चन में देयर इज अ बल्ब दैट इज कनेक्टेड. तो द क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है तुम्हें. ये रहा इंडक्टर, ये रहा बल्ब, ये रहा AC सोर्स. तुम्हें इसका वोल्टेज है VL और इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VR. VR कितना गिवन है? 110. तो VR है 110. AC सोर्स का वोल्टेज है 220. VL का वोल्टेज हमें नहीं पता था, तो VL हमने कैसे निकाला? वी नो VRMS इज इक्वल टू √VL² प्लस VR², बिकॉज VL और VR में 90 डिग्री का डिफरेंस है फ्रॉम द ग्राफ ऑफ LCR. नोट्स में चेक कर लेना, LCR में ग्राफ में VL एंड VR है 90 डिग्री अपार्ट. तो √VL² प्लस VR², यहाँ से हमें VL का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज नोन, दिस इज नोन. रूट इधर शिफ्ट करेंगे, VL आ जाएगा. इसके बाद हमें IRMS निकालना है. तो अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा, तो हम किसी भी एक से IRMS निकाल सकते हैं. तो हमने IRMS निकालने के लिए बल्ब का यूज़ किया. बल्ब का पावर कितना है? 40. वी नो पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट. तो पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट इक्वल्स टू पावर बाय वोल्टेज. तो करंट इक्वल्स टू पावर बाय वोल्टेज. पावर कितना है? 40. वोल्टेज कितना गिवन है? 110. यहाँ से करंट आ जाएगा. उसके बाद हमें इस VL निकालने के लिए वी विल यूज ओम्स लॉ. VL इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. किसका रेजिस्टेंस? इंडक्टर का रेजिस्टेंस. IRMS ऑलरेडी गिवन था, XL इक्वल्स टू 2πfL. यहाँ से हमें VL निकालना है. सॉरी, VL तो ऑलरेडी निकल गया, VL आ गया. IRMS हमें यहाँ से मिल गया. 2πf क्वेश्चन में गिवन है, L यहाँ से आ जाएगा. क्वेश्चन 18 तुम्हें खुद से ट्राई करना है, नंबर 1 एंड 2. A capacitance of a capacitive reactance XC equals to XL is connected in series to a circuit. अगर XC equals to XL है यानी सर्किट इज इन रेजोनेंस, और सर्किट रेजोनेंस में होगा तो करंट विल बी मैक्सिमम. अगर करंट मैक्सिमम होगा तो ब्राइटनेस विल बी मैक्सिमम. तो ये बात याद रखना, कभी भी XL इक्वल टू XC हो जाए तो सर्किट रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में करंट इज मैक्सिमम एंड ब्राइटनेस विल ऑल्सो बी मैक्सिमम. ये सारे क्वेश्चन जो छूट गए हैं बीच में वो तुम्हें करना है. देन क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए कैपेसिटर कैपेसिटेंस 10 μF व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट. वोल्टेज गिवन है यानी VRMS एट 50 साइकिल्स पर सेकंड. कोई भी चीज़ पर सेकंड में करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है.
व्हाट इज इट्स रिएक्टेंस, तो हमें रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस निकालना है इस कैपेसिटेंस सर्किट का, रेजिस्टेंस यानी एक्सी। तो एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/2πfc, बट सी के बारे में, सी इज गिवन इन द क्वेश्चन, कैपेसिटेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो 2 पाई इज डन, तो 1/2πfc। ध्यान रखना ये माइक्रो फेराड में है, माइक्रो के लिए कन्वर्शन क्या है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, मिली के लिए -3, माइक्रो के लिए -6, नैनो के लिए -9, पिको के लिए -12, फर्मी के लिए -15। ये दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 15। तो माइक्रो यानी म्यू के लिए इट इज 10⁻⁻6, तो यहाँ से हमें एक्सी मिल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन ने एक और चीज कहा था तुमसे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालो, यानी IRMS। हम ओम्स लो यूज करेंगे, VRMS इक्वल्स टू IRMS इंटू रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, XC। तो हमें VRMS क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 110 वोल्ट, IRMS हमें निकालना है, XC यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से जब XC निकलेगा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ IRMS। तो स्टेप 1 क्या होगा, हमें एक्सी निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन था, कैपेसिटेंस ऑलरेडी गिवन है, उसको -6 से मल्टीप्लाई करके माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से जो एक्सी का वैल्यू आएगा वी विल यूज इन दिस फॉर्मूला, VRMS इक्वल टू IRMS XC। यहाँ से हमें IRMS निकालना। 23 का स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये ब्रैकेट वाला पार्ट इज टोटली इन नोट्स। उसके बाद कह रहा है कि टू ट्यून ए रेडियो ओवर ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। अगर एक रेडियो को ट्यून करना है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 800 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज। इंडक्टेंस L इज केप्ट कांस्टेंट, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसे हमने कांस्टेंट रखा है, और हमने दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दो अलग अलग लिया है, C1 से C2 तक, यानी कैपेसिटेंस इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग, C1 से C2। ठीक है। तो पहले 800 किलोहर्ट्ज के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 800 किलोहर्ट्ज। इंडक्टेंस हमने कांस्टेंट रखा है, वैल्यू गिवन नहीं है, तो लेट अस से कि इंडक्टेंस का वैल्यू है x, कैपेसिटेंस कितना लिया है, C1। सिमिलरली F2 में फ्रीक्वेंसी कितना है, 1200 किलो कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ हर्ट्ज, इंडक्टेंस का वैल्यू सेम रखा है तो x ले लेंगे, कैपेसिटेंस अभी कितना है, C2। अब कभी भी कोई चीज़ को हमें ट्यून करना है, ये हमने क्लास में भी थ्योरी में भी डिस्कस किया था, फॉर ट्यूनिंग ए रेडियो योर सर्किट शुड बी इन रेजोनेंस। तो ट्यूनिंग के लिए रेजोनेंस में जाना नेसेसरी है, रेजोनेंस में जाने के लिए XL मस्ट बी इक्वल टू XC। तो इस केस में हम बोलेंगे कि XL इज इक्वल टू XC। XL क्या है, ओमेगा L, XC क्या है, 1/ओमेगा C1, यहाँ पे जो हमने कैपेसिटेंस लिया है वहाँ से हम C1 निकालेंगे, तो ओमेगा इधर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, C1 यहाँ चला गया, L नीचे आ गया, साइड चेंज, C1 इधर पहुँच गया, ओमेगा L नीचे आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, L यहाँ पे है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी 1 ऑलरेडी पता है हमें ऊपर से, इसके लिए भी सेम करेंगे, यहाँ पे भी ट्यूनिंग करना है, तो XL इक्वल टू XC, ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C, C2। यहाँ से हमने C2 इधर भेज दिया, ओमेगा L इधर, तो ओमेगा स्क्वायर L। अब हमें क्या निकालना है, कंपेयर C1 एंड C2। कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर करना है वी विल यूज रेशियो, तो C1/C2 इक्वल टू इसका और इसका रेशियो, तो दिस इंटू इसको उल्टा करके लिख लेंगे, डिविजन बेसिकली। तो इसको हमने ऐसे लिखा, उल्टा करके इसको लिखा, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, एल एल क्योंकि सेम है कैंसिल, F2 स्क्वायर/F1 स्क्वायर। अब F2 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, F1 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे बिठा दो, यू विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2। तो ऑल यू हैव टू डू इज F2 का वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय F1 का वैल्यू यहाँ पे बिठाओ, उसका स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है तुम्हें। 240 वोल्ट AC सप्लाई, एक 240 AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है एट रेजोनेंस, द वैल्यू ऑफ VR, VL एंड VC आर रेस्पेक्टिवली। रेजोनेंस में VR, VL और VC का वैल्यू क्या होगा, याद रखना। रेजोनेंस में क्योंकि XL इक्वल टू XC होता है और LCR सर्किट में LC एंड RR इन सीरीज, तो तीनों में करंट तो सेम होगा, तो IXL विल बी इक्वल टू IXC। I दोनों में सेम होगा बिकॉज LCR में LCR आर इन सीरीज, तो इनमें इसमें से भी करंट आ ही जाएगा, इसमें से भी आ ही जाएगा, इसमें से भी आ ही जाएगा। वी नो एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC, तो दोनों साइड में आया ही मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से मिल गया VL इक्वल टू VC। सो एट रेजोनेंस VL विल बी इक्वल टू VC, तो सार VC। देयरफॉर जो नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल थिंग स्क्वायर, नेट वोल्टेज।
VL और VC एक दूसरे के इक्वल हैं, तो VL से VC माइनस करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, बचेगा VR स्क्वायर। VR स्क्वायर यानी आंसर विल बी VR। तो V नेट इक्वल्स टू VR। नेट वोल्टेज कितना था 240, तो फिर VR का वैल्यू कितना होना चाहिए 240। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट वोल्टेज कितना है 240, तो VR का वैल्यू भी 240 होना चाहिए। इसमें से कौन से ऑप्शन में VR 240 है? ऑप्शन सी में VR इज 240 एंड VL एंड VC आर इक्वल। तो क्या क्या कंडीशन होंगे एट रेजोनेंस? योर V नेट मस्ट बी इक्वल टू VR एंड VL मस्ट बी इक्वल टू VC। बस ये दो कंडीशंस मीट हो गए तो तुम्हारा सर्किट रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज इन सीरीज, तो तीनों में करंट सेम है। बाकी ये सब नीचे खुद से ट्राई करना। फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 10 से होगा, जो नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, 10 वाला फॉर्मूला। These questions you have to try on your own, MCQ questions. So a resistor R and inductor L are connected in a series to a voltage V equals to V naught sin omega t. The voltage leads the current in a phase by pi by 4. तो voltage current से pi by 4 आगे चल रहा है जब सर्किट में क्या कनेक्टेड है इंडक्टर। तो वोल्टेज आगे चल रहा है यानी करंट pi by 4 पीछे चल रहा है, तो जब इंडक्टर होगा करंट pi by 4 पीछे चलेगा। इफ द इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय pi by 4। तो वोल्टेज करंट के पीछे पीछे चल रहा है यानी करंट वोल्टेज से आगे चलेगा कितना pi by 4। तो जब करंट में हम कैपेसिटर लगा देंगे सर्किट में तो करंट पाई बाई 4 आगे चला जाएगा। अब जब करंट पाई बाई 4 पीछे है तो फाई का वैल्यू है फाई मतलब फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? फेज डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 4। 10 ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू एक्सएल माइनस 0 बाई आर। यहाँ से हमें मिल गया पाई बाई 4 माइनस 1, तो एक्सएल इक्वल्स टू आर। सिमिलरली सेकेंड केस में जब फाई का वैल्यू पाई बाई 4 है तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्सी, यहाँ से हमें मिल गया एक्सी का वैल्यू भी आर होगा। जब एक्सी का वैल्यू दोनों केसेस में इसमें आर आ रहा है, हमें प्लस और माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे सेम ही लेंगे दोनों को, बिकॉज रेजिस्टेंस प्लस हो रेजिस्टेंस माइनस हो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे भी एक्सएल आर आएगा, यहाँ पे भी एक्सी का वैल्यू आर आ रहा है। इसके बाद हमें दोनों के बीच एल सी आर कॉम्बिनेशन में इनका फेज एंगल निकालना है। एल सी आर का फॉर्मूला क्या है फेज एंगल का? 10 फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सएल का वैल्यू आर है, एक्सी का वैल्यू आर है, आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर, आंसर इज 0। यानी फाई का वैल्यू कितना होगा? फाई का वैल्यू होगा 0। 10 फाई 0 यानी फाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम एवरेज पावर निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फाई का जगह 0 डाल देंगे तो कॉस 0 1 होता है, तो पावर का फॉर्मूला आ गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस हम लिख सकते हैं आई नॉट बाई रूट टू। नाउ व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज वेरी सिंपली कैन बी रिटन एज वी नॉट बाई रूट टू, और आई नॉट को हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर, और रूट टू जो है वो तो रहेगा ही। क्यों वी नॉट बाई आर लिख सकते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम तुम्हारा ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाई आर। आई नॉट यानी पीक करंट विल बी पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस ले रहे हैं? ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्सएल एंड एक्सी आर इक्वल। एक्सएल और एक्सी जब इक्वल हो जाता है तो सर्किट रेजोनेंस में चला जाता है, और रेजोनेंस सर्किट में इम्पिडेंस का वैल्यू आर के बराबर होता है। नोट्स में चेक कर लेना। एट रेजोनेंस एट व्हेन एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी Z becomes equal to R। तो रेजिस्टेंस इस सर्किट का L C R तीनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा? सिर्फ R। तो हमने यहाँ पे I नॉट को लिख लिया V नॉट बाई आर, रूट टू जो है वो तो रहेगा ही। तो इसके बाद आंसर आ गया V नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस R। ये हो गया पी आर एम एस। अब हमें करंट निकालना है, I इंस्टेंटेनियस करंट, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट यानी पीक करंट को हम लिख सकते हैं पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और साइन ओमेगा टी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर बी, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, और ये स्टार्टिंग का पार्ट है। तुम्हें एक बार यहाँ से 10 एक्सएल इक्वल टू आर फिर एक्स इक्वल टू आर ये यहाँ तक करना है। Next question we will do this one. A lamp of resistance 8 ohm is connected to a choke coil. Choke coil is nothing but an inductor.
as shown in the figure. This arrangement is given an alternating voltage of 110 volt यानी ERMS given है. The current in the circuit is 11 ampere. Current भी given है तो ये IRMS होगा. The frequency of the circuit is 60 hertz. Then find the impedance of the circuit. Impedance का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. पूरे सर्किट में कहीं पे भी एक्सी का कोई मेंशन नहीं है तो एक्सी को हम जीरो मानेंगे क्योंकि सर्किट में कहीं पे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं. सवाल है कि हम लोग एल का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे. ध्यान से देखो, करंट कितना जा रहा है सर्किट में 11 एम्पियर. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम वी एल बोल सकते हैं. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम वी आर बोल सकते हैं. सो वी एल कैसे निकालेंगे? हमें एक क्वेश्चन में हमने किया था वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. यहाँ से हमें वी एल आराम से मिल जाएगा बिकॉज वी आर एम एस इज नोन 110. वी आर भी हमें पता है. वी आर कितना होगा? वी आर इज करेंट इनटू रेजिस्टेंस. करंट कितना है 11, रेजिस्टेंस कितना है 8, तो वी आर होगा 88. तो हमें यहाँ से मिल गया वी एल इक्वल्स टू वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का रूट. यानी वी आर एम एस कितना है 110 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर. यहाँ से हमें वी एल का वैल्यू मिल जाएगा. एक बार हमें वी एल मिल गया तो हमें एक्सएल निकालना इज़ वेरी इजी. क्यों? बिकॉज वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल. आई क्वेश्चन में गिवन है 11, वी एल यहाँ से निकल गया तो हमें बस एक्सएल निकालना है. तो एक्सएल हम कैसे निकालेंगे? एक्सएल विल बी वी एल डिवाइडेड बाई आई. तो वी एल डिवाइडेड बाई आई विल गिव यू एक्सएल. ठीक है, बिकॉज ओमेगा एल के लिए हमारे पास एल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. तो अगर एल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एल का वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते. तो इंस्टेंट हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ दिस टेक्निक. पहले हम वी आर एम एस का वाला को रूल लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है. वी विल यूज़ वी आर एम एस यानी नेट वोल्टेज इक्वल्स टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. यहाँ से हमने वी एल निकाल लिया. उसके बाद हम बोलेंगे कि इस जो कॉइल के अराउंड वी एल का वैल्यू होगा ओम्स लॉ यानी वी वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. करंट कितना गिवन है 11 एम्पियर बिकॉज ये सीरीज में है. वी एल हमें यहाँ से मिल गया तो बस हमें एक्सएल निकालना है. इसके अक्रॉस वी आर कितना होगा? वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर. आई कितना जा रहा है 11 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 8, तो 88. दैट इज द क्वेश्चन. इम्पिडेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला और क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, उसके बाद ये वाला. दिस कैनॉट बी यूज क्योंकि हमारे पास ओमेगा एल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में. Next question, question number 45. In the figure shows the series LCR circuit connected to an AC source which generates an alternating EMF of frequency 50 Hz. तो EMF कितने का चल रहा है? 50 Hz का. रीडिंग ऑन वोल्टमीटर V1 एंड V2 और 50 वोल्ट एंड 60 वोल्ट. इसमें है 50 वोल्ट का रीडिंग दिखा रहा है, 80 वोल्ट का दिखा रहा है, इसमें 60 वोल्ट का दिखा रहा है. अब सिंपली यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? 80 वोल्ट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस. आई आर एम एस यहाँ से ईजिली निकल जाएगा 0.8. यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर. आईआरएमएस ऑलरेडी हमें पता है 0.8. आईआरएमएस हमें ऑलरेडी पता है 0.8. 0.8 इधर चला गया तो 60 बाई 0.8, द आंसर विल बी 75. तो हमें एक्सी मिल गया 75. अब एक्सी इज नथिंग बट 1 बाई ट्वाइस बाई एफ सी. तो हमें 1 बाई ट्वाइस बाई एफ सी इक्वल टू 75 मिल गया. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट. तो हमने पहले आई आर एम एस ऑलरेडी निकाल दिया. करंट इन द सर्किट डन. अगला कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट यानी तुम्हें सी का वैल्यू निकालना है. अब सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 पाई दोनों का वैल्यू पता है. फ्रीक्वेंसी इज बाई क्वेश्चन 50. फ्रीक्वेंसी भी पता है, यहाँ से इजीली हम सी निकाल सकते हैं. सी का वैल्यू यहाँ से आराम से आ जाएगा 2 पाई एंड एफ विल बी 50 और ये तो 75 है तो सी का वैल्यू भी आ जाएगा. लास्ट कह रहा है कि इम्पिडेंस निकालो एलसीआर सर्किट का. तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. पूरे सर्किट में सब वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल देंगे. डाल के वी विल फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस. नो क्वेश्चन विल बी कि हम एक्सएल कैसे निकालें. एक्सएल का कोई वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है नहीं. तो ध्यान से देखो एक्सएल निकालने का टेक्निक मेंशन है जो मुझसे पहले छूट गया था. एट रेजोनेंस. रेजोनेंस में पूछा है इम्पिडेंस का वैल्यू तो हमें तो पता है रेजोनेंस में क्या होता है? एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी. तो अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा तो एक्सएल से एक्सी माइनस कर दोगे तो आंसर विल बी 0. तो एट रेजोनेंस जेड विल बी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर यानी आर. तो ये आ गया लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर.
तो पहला वाला क्वेश्चन करंट इन द सर्किट हम इससे भी निकाल सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू 0.8। सेकेंड वाले स्टेप से हम निकाल सकते हैं इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू। सो इसका वोल्टेज गिवन था 60 इक्वल टू वोल्टेज इंटू एक्सी, यहाँ से हमने साइड बाइड चेंज करके आई आर एम एस का वैल्यू ऊपर से यूज़ किया। उसके बाद हमने एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज 2πf, वहाँ से हमने सी का वैल्यू निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस रेजोनेंस पे था, तो रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये दोनों कट के 0 बन गए, तो जेड इक्वल्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे एलसीआर सर्किट का एल गिवन है, सी गिवन है, आर गिवन है, बोल रहा है एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी द सर्किट विल बी एट रेजोनेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा ध्यान रखना ओमेगा निकालना होता है, और अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी वर्ड मेंशन्ड हो तो एफ निकालना होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा और सिर्फ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। एल क्वेश्चन में गिवन है, सी क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना दिस इज माइक्रो, जिसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट, क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला नोट्स में अवेलेबल है, वहां से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। आर चाहिए होता है, एल चाहिए होता है, सी चाहिए होता है, तीनों क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक ये वाला है तुम्हारा क्यू का फॉर्मूला, 1/r इक्वल टू √L/C। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, 1/r √L/C। आर गिवन है, एल गिवन है, सी गिवन है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, दिस आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वाला भी तुम खुद से भी कर सकते हो। π/2 पहले, π/2 पीछे, आज ही हमने इस तरह के क्वेश्चन किया है, और तुम्हें यहाँ पे बोला गया एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना। मैं बस हिंट दे के देता हूँ, इन्हें इंडक्टर, ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें होता है। इंडक्टर में करंट π/2 पहले चलता है, कैपेसिटर में, उल्टा बोल दिया एक से, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 पहले चलता है, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 पहले चलता है, कैपेसिटर में करंट π/2 पहले चलता है, और रेजिस्टर में दोनों साथ साथ चलते हैं, रेजिस्टर में दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उस हिसाब से तुम्हें बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं इन तीनों में से, कौन एल होगा, कौन सी होगा, कौन जेड होगा। तो मैं तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करके फिर डिटरमाइन करना है पावर फैक्टर और कंडीशन व्हेन द सर्किट इज एट रेजोनेंट। तो ये सिंपल है, ये क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि इन्हें एलसीआर सर्किट पावर फैक्टर का फॉर्मूला निकालो और रेजोनेंस का कंडीशन निकालो। तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, रेजोनेंस कंडीशन एंड पावर फैक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं। नोट्स में ऑलरेडी पावर फैक्टर भी हमने निकाला है, पावर फैक्टर इज द cos phi पार्ट। ठीक है, मतलब तुम्हें रेजोनेंस प्रूफ करके, तुम्हें एलसीआर का प्रूफ करके cos phi का वैल्यू निकालना है, दैट इज पावर फैक्टर। और रेजोनेंस जो तुम्हारा प्रूफ है वो तुम्हें बस वो दिखाना है कि ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी, उस वहाँ से शुरू करके ओमेगा इक्वल टू 1/√LC तक आना है। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। शार्पनेस वगैरह एक्सप्लेन करना, ये सब खुद से करोगे तुम लोग, दिस आर ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन कह रहा है दो इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बी इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कह रहा है फाइंड द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट निकालना इज वेरी इजी, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आई नॉट मैंशन है, आई नॉट कितना है 3.5। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T, यानी टाइम पीरियड। ओमेगा कितना है 628, ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा है 628, तो हम यहाँ पे कैपिटल टी निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू फाई वोल्टेज माइनस फाई करंट। फाई का वोल्टेज कितना है -π/6, फाई करंट कितना है π/6, माइनस फॉर्मूला का माइनस, यानी यू आर लेफ्ट विथ -π/3, जो कि अल्टीमेटली मॉड हटा के π/3 बनेगा। यहाँ पे मॉड है, ध्यान रखना, तो मॉड हटाने के बाद यू विल बी लेफ्ट विथ जस्ट π/3। 58, 59 you will do on your own, 60, 61। शो दैट इन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर, क्यों पावर डिसिपेट नहीं करता आइडियल इंडक्टर, बिकॉज इंडक्टर में फेज डिफरेंस होता है π/2, और जब पावर के फॉर्मूला में π/2 डाल देते हो तो cos π/2 जीरो हो जाता है एंड एवरीथिंग बिकम्स जीरो। इस क्वेश्चन में एक एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ एक्सेल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, यानी
ई आर एम एस ऑलरेडी गिवन है, सोर्स का वोल्टेज गिवन है, शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, तुम्हें एक्सएल निकालना है, ठीक है, मतलब सॉरी एल निकालना है। तो ग्राफ से ही हमें दिख रहा है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, हमने ये वाला पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सएल का वैल्यू कितना है 40 और फ्रीक्वेंसी कितना है 200। तो हमें दो वैल्यूज मिल चुके हैं ऑलरेडी, एक्सएल इज 40 एंड फ्रीक्वेंसी इज 200। इस वैल्यू से हम एक्सएल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एल ले सकते हैं। एक्सएल का वैल्यू कितना लेंगे 40, ओमेगा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एल इक्वल्स टू एक्सएल बाई ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ। एक्सएल का वैल्यू हम 40 डालेंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम यहाँ पे 200 डालेंगे, हमें एल मिल जाएगा। तो इस ग्राफ में तुम किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, यू कैन जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम दिस वैल्यू। तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल निकालना है हमें, तो वी विल यूज एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एल इधर रहेगा, ओमेगा नीचे चला गया, एक्सएल बाई ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ। ग्राफ में कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का एक्सएल का वैल्यू कितना है 40, फ्रीक्वेंसी कितना है 200, तो एक्सएल की जगह 40, फ्रीक्वेंसी की जगह 200 एंड यू हैव योर आंसर। तुम्हें इस सारी चीज़ों का मीनिंग लिखना है, दिस इज पावर, दिस इज वोल्टेज, दिस इज फ्रीक्वेंसी। आरएमएस और पिक का रिलेशन वो करना है, नोट्स का जो प्रूफ है वो करना है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिस आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन यू हैव ए प्रॉब्लम विथ, यू कैन जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट एंड मैं कंप्लीट करके दे दूंगा। विद दिस योर एसी चैप्टर कम्स टू एन एंड। एसी में इतना ही है, एसी इज कंपेरेटिवली इजी। अगेन दिस चैप्टर आई विल गिव यू 3 hours to 4 hours, 3 hours ही चल हो जाएगा, 3 घंटे में ये चैप्टर तुम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो दिस पी वाई क्यू कीप ए टारगेट कि थ्री आवर्स में ये वाला पी वाई क्यू हमें खत्म करना है, ठीक है। दिस पी वाई क्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, काफ़ी चीज़ें यहाँ से कॉमन आएगा। थैंक यू, अगले चैप्टर में मिलते हैं।